जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मतलब कुछ एक नाम ऐसे होते हैं जो कि आपके जहन में हमेशा के लिए रह जाते हैं, या फिर कुछ नाम ऐसे होते हैं जो कि जब उससे रिलेटेड केस आपके सामने आता है तो वो नाम आपके जहन में ताज़े हो जाते हैं। और वैसे भी आज का ज़माना सोशल मीडिया का ज़माना है, और सोशल मीडिया किसी भी चीज़ को कभी मरने नहीं देता। मतलब आपको कभी भी किसी भी चीज़ की मतलब अगर याद आती है तो वो चीज़ आपके सामने एक भूत की तरह सामने आके खड़ा हो जाता है। आज की तारीख में हम ये देख रहे हैं कि आर्यन खान को कल ज़मानत मिल गई। हालांकि जश्न ऐसे मनाया जा रहा है कि उनको मतलब बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया हो। पर ठीक है, अगर उन्होंने कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया है तो उनको बाइज़्ज़त बरी भी हो जाना चाहिए। मतलब कोई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। मतलब ज़िंदगी ख़राब हो जाती है वरना लोगों की ऐसे केसेस में उलझ कर। लेकिन अगर कोई आरोपी है तो उसको सज़ा बिल्कुल मिलनी चाहिए। अब इस केस में लेकिन बात सिर्फ और सिर्फ आर्यन खान की रह नहीं गई है। एनसीबी के जो चीफ थे समीर वानखेड़े, उनके ऊपर कई सारे आरोप लग गए अभी इन पिछले कुछ दिनों में। और ये आरोप लगे महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक जी की तरफ से। उन्होंने काफ़ी सारे आरोप लगाए हैं, काफ़ी संगीन आरोप लगाए हैं, उनके धर्म के ऊपर सवाल उठाए, उनके काम करने के तरीके के ऊपर सवाल उठाए। इसी बीच एक शख्स बीच में सामने आ गया, उसने कुछ करोड़ों रुपए की घूस की बात सामने कर दी। गोसावी, जिसकी जो सेल्फी थी काफ़ी वायरल हुई थी आर्यन खान के साथ, वो एक केस में भगोड़ा निकल के आ गया। उसकी गिरफ्तारी हुई है पुणे में, मतलब सरेंडर किया है उसने खुद ही। तो इस तरीके से एक के बाद एक कई सारी चीज़ें ऐसी निकल कर सामने आने लगी जैसे ही आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई कि समीर वानखेड़े की कार्यशैली के ऊपर उंगलियां उठने लगी कि भाई ये एक्सटॉर्शन करते हैं। मालदीव में जाकर इन्होंने पैसे लिए सभी लोगों से, और जो पैसे नहीं देता उसको परेशान करते हैं। फिर मतलब एक के बाद एक चीज़ें बाहर निकल कर आ रही थी। अच्छा, नवाब मलिक के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा उंगलियां उठी कि भाई नवाब मलिक जो है उनके दामाद की गिरफ्तारी हुई थी इसलिए ये सब चीज़ें कर रहा है। अब क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है ये तो हमें आने वाला समय बता ही देगा। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में जैसा कि मैंने आपको कहा कि सोशल मीडिया किसी भी बात को मरने नहीं देता और कभी भी आपके सामने उस बात को भूत की तरह लाकर सामने खड़ी कर देगा। तो ऐसे में रविंद्र पाटिल का जिक्र होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी सोशल मीडिया पर रविंद्र पाटिल की जो एक कंपैरिजन है वो समीर वानखेड़े जी के साथ किया जा रहा है। अब रविंद्र पाटिल की क्या कुछ कहानी थी, क्या कुछ हुआ था उस केस में, वही सब मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 3 दिन की सुनवाई के बाद आखिरकार गुरुवार 28 अक्टूबर को आर्यन खान को जमानत दे दी। अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की क्रूज ड्रग्स केस में 3 अक्टूबर को गिरफ्तारी हुई थी। ये अजीब संयोग है कि जिस दिन आर्यन को राहत मिली उसी दिन क्रूज पर छापेमारी की कार्रवाई करने वाले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जॉइंट डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने भी अंतरिम राहत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। असल में इस मामले के सामने आने के बाद से ही वानखेड़े पर एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं। उनके परिवार को पूरे मामले में घसीटा जा रहा है, उनके धर्म को लेकर विवाद खड़े किए जा रहे हैं। वैसे बॉलीवुड से जुड़े किसी मामले में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालेंगे तो कांस्टेबल रविंद्र पाटिल याद आ ही जाएंगे। हिट एंड रन केस में अभिनेता सलमान खान के खिलाफ गवाही के बाद अचानक से पाटिल के जीवन में उथल पुथल मच गई। बाद में वे गुमनामी में मर गए। रविंद्र पाटिल कभी सलमान खान के बॉडीगार्ड थे, लेकिन हिट एंड रन केस में एक्टर के विरुद्ध गवाही देने के बाद उनकी नौकरी चली गई और आखिर में उनकी 2007 में टीबी से मृत्यु हो गई। वे पहले शख्स थे जिन्होंने सलमान के खिलाफ चल रहे हिट एंड रन केस में कोर्ट में गवाही दी थी और आखिर तक उसी बयान पर टिके रहे थे। रविंद्र पाटिल ने 1997 में मुंबई पुलिस में कांस्टेबल के तौर पर नौकरी करना शुरू करी थी। बाद में वो एलीट कमांडो स्क्वाड के लिए चुने गए थे। उन्हें सलमान खान की सुरक्षा में लगाया गया था। उस दौरान 2002 में हिट एंड रन का मामला सामने आया था। पाटिल ने बयान दिया कि एक्सीडेंट के दौरान सलमान खान गाड़ी चला रहे थे और उन्होंने उस समय शराब पी रखी थी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने सलमान को समझाया था कि वे गाड़ी धीरे चलाएं, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। सलमान के खिलाफ अक्टूबर 2002 में बयान देने के बाद पाटिल के साथ बहुत सारी चीज़ें हुई। कभी उन पर बयान बदलने का दबाव डाला गया तो कभी वे अचानक से गायब हो गए। उन्हें लालच और धमकी दोनों मिली। वानखेड़े की तरह रविंद्र के परिजनों को भी परेशान किया गया, लेकिन हर परेशानी के बाद उन्होंने कभी अपना बयान नहीं बदला। हिट एंड रन के केस के सबसे प्रमुख गवाह होने के बावजूद 2006 में उनकी गिरफ्तारी हुई और उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। मात्र 1 साल बाद उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि उन्हें सेवरी के पास सड़कों पर पाया गया। उनके दोस्तों के लिए उन्हें पहचान पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। उनका शरीर कंकाल जैसा हो चुका था और वजन बमुश्किल से 30 किलो रह गया। दोस्तों से जो थोड़ी बहुत बात हो पा रही थी वो भी बहुत मुश्किल से। डॉक्टर ने उनकी हालत को देखने के बाद यही अंदाज़ा लगाया कि वे कोई भिखारी हैं जो पैसे जमा करके किसी तरह अस्पताल आए हैं। अस्पताल में भर्ती होने के कुछ दिन बाद रविंद्र की मृत्यु हो गई। वो जब खत्म हुए तो 30 साल के भी उनकी आयु पूरी नहीं हो पाई थी। और रिपोर्ट्स बताती हैं कि रविंद्र 2 साल पहले टीबी से पीड़ित थे और उनके परिजनों ने उन्हें छोड़ दिया था। हालत ऐसी हो गई थी कि उन्हें सड़कों पर भीख मांगनी पड़ी थी। मरने से पहले उन्होंने अपने दोस्त को बताया था कि मैं मरते दम तक अपने बयान पर अड़ा रहा, लेकिन मेरे विभाग मेरे साथ खड़े नहीं रहे। मैं मेरी जॉब वापस चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ, मैं एक पुलिस कमिश्नर से मिलना चाहता हूँ।
यहाँ बता दें कि हिट एंड रन केस में सलमान खान को हाईकोर्ट द्वारा बरी किया जा चुका है। ये घटना 28 सितंबर 2002 को हुई थी। सलमान खान की लैंड क्रूजर अमेरिकन एक्सप्रेस बेकरी में घुस गई थी। फुटपाथ पर सोए नरुल्ला शरीफ नामक शख्स की इसमें मृत्यु हुई थी, जबकि अब्दुल शेख, मुस्लिम शेख मुन्नू खान, मोहम्मद कलीम इसमें घायल हुए थे। अब लोग जाहिर सी बात है सोशल मीडिया पर इसी बात को काफ़ी ज़्यादा उठाकर दोनों समीर वानखेड़े और रविंद्र पाटिल के केस की कंपैरिजन कर रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरी चीज़ें और पूरा सिस्टम काम करता है। मतलब क्या कह सकते हैं इन सब चीज़ों के बारे में अब। और मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।